Hello friends, welcome you all on my informative channel True Knowledge. Friends, आज हम बात करेंगे 18th सेंचुरी के एक ऐसे रेवोल्यूशन की जो यूरोप के फ्रांस में हुआ था और इसका कारण लोअर क्लास के लोगों के अंदर की बिग डिससेटिस्फैक्शन थी। फ्रांस आर्ट, फैशन और लग्जीरियस लाइफ से फुलफिल, लेकिन इन लग्जीरियस महलों और लग्जीरियस पार्टी के पीछे आम जनता की भूख और दुख भी जी रही थी और जल्द ही इसमें चेंजेस आने वाले थे। एक तूफान उठने वाला था जिसे आज हम कहते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन। उस समय फ्रांस 3 सोशल ग्रुप में डिवाइड था जिसे कहा जाता था 3 स्टेटस। फर्स्ट स्टेट जिसे हम क्लर्जी कहते थे, चर्च जिसके पास काफ़ी मनी और पावर्स होते थे। सेकंड स्टेट नोबल्स जिन्हें बर्थ से ही एक स्पेशल राइट्स था, जिन्हें कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता था। और फिर थर्ड वन जो था उसे हम कहते थे आम जनता, जनरल पब्लिक। उसमें फार्मर, लेबर और व्यापारी लोग आते थे जो टोटल पॉपुलेशन के 97% थे, लेकिन सबसे ज़्यादा टैक्स इन्हीं को देना पड़ता था। जब किंग और क्वीन वर्साई की एक महलों में शाही दावतों को कर रहे थे, उस टाइम पेरिस की गलियों में बच्चे रोटी के एक टुकड़े के लिए रोते रहते थे। बहुत से लोग कहते हैं कि लुई 16 बहुत ही अनलकी था, बट लुई 16 को हम अनलकी नहीं कह सकते। दरअसल वो तो एक बहुत ही वीक रूलर था। उसे एक ऐसा राज्य मिला था जो कर्ज में डूबा हुआ था। फ्रांस ने जब अमेरिका की रिवॉल्यूशन में ब्रिटेन के अगेंस्ट हेल्प की थी तो उसका एम तो अच्छा था, लेकिन बहुत ही एक्सपेंसिव था। पूरा राजकोष खाली हो चुका था। जितने भी ग्रेन्स थे उसके रेट काफ़ी हाई हो चुके थे और उस पर शाही दरबार में वैभवशाली जीवन, लग्जीरियस लाइफ चलता रहता था। अब पब्लिक बिल्कुल हेल्पलेस हो चुकी थी, काफ़ी गुस्से में थी, पर उनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। तभी मई 1789 में राजा ने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेटस जनरल की एक कॉमन मीटिंग बुलाई, जिसमें ऑल 3 ग्रुप के पार्टिसिपेंट को प्रेजेंट होना था। लेकिन डिसीज़न लेने का जो एक्शन था वो काफ़ी इनजस्टिस था। हर एक ग्रुप को मिलता था एक वोट, मतलब फर्स्ट और सेकंड ग्रुप मिलकर तीसरे ग्रुप को हर बार डिफीट कर देते थे। अब थर्ड ग्रुप का सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने अपनी अलग से एक मीटिंग बुलाई, पास के टेनिस कोर्ट में ली एक हिस्टोरिकल ओथ। टेनिस कोर्ट ओथ के नाम से ये जाना जाता है। उन्होंने ये कहा कि जब तक वे एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेते तब तक वे पीछे नहीं हटेंगे। अब बात करते हैं 14 जुलाई 1789 का, वह दिन जब रिवॉल्यूशन की एक चिंगारी आग बन गई। हजारों लोग पेरिस की सड़कों पर निकले और उन्होंने अटैक कर दिया बेस्टाइल नाम के एक फोर्ट पर, जो एक्सप्लॉयटेशन का एक सिंबल था। जितने भी प्रिजनर थे सब आज़ाद हो गए, वेपन्स को छीन लिए गए और रिवॉल्यूशन की स्टार्टिंग हो गई। उस दिन को आज भी फ्रांस में इंडिपेंडेंस डे माना जाता है, बेस्टाइल डे। रिवॉल्यूशन अब पूरे देश में फैल चुकी थी। विलेज एरिया में
फार्मर्स ने जितने भी नोबल्स थे उनके हवेलियों को जला दिया था। डर के मारे नेशनल असेंबली में फेडरलिज्म के राइट्स को ख़त्म कर दिया गया और फिर उन्होंने एक हिस्टोरिकल अनाउंसमेंट किया, डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन्स। इसमें कहा गया जितने भी पर्सन हैं सब ने इंडिपेंडेंस पैदा लिया है और वो इंडिपेंडेंट है। सत्ता राजा की नहीं पब्लिक की होती है। सभी को इंडिपेंडेंट, जस्टिस और एक्सप्रेशन की फ्रीडम मिलनी चाहिए। अक्टूबर 1789 में हजारों महिलाएं पेरिस से वर्साई की ओर निकल पड़ी। वे भूख और महंगाई से तंग आ चुकी थीं। उन्होंने रानी से रोटी मांगी और राजा से जवाब। उन्होंने राजा को फोर्स किया और कहा उसका परिवार पेरिस चले जाए। अब राजा जनता का एक प्रिजनर बन चुका था। 1791 ये वो दिन था, ये वो साल था जब फ्रांस में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन बना। राजा के जितने भी पावर्स थे उसको लिमिट में बांध दिया गया, लेकिन लुई 16 ने देश को छोड़ने की कोशिश की और कैप्चर कर लिया गया। अब जनता का यकीन पूरे तरीके से टूट गया था। 1791 में फ्रांस में किंग का रूल पूरे तरीके से ख़त्म कर दिया गया। फ्रांस अब रिपब्लिक बन गया। अब राजा पर एक्शन लेना तय था। 21 जनवरी 1793 वो हिस्टोरिकल डे जब किंग लुई 16 को गिलोटिन पे चढ़ा दिया गया। बाद में मैरी एंटोनेट को भी फांसी दे दी गई। अब किंग का रूल एक हिस्ट्री बन चुका था, लेकिन शांति अभी भी दूर थी। क्रांति अब आतंक के युग में चेंज हो गई थी। उसी टाइम एक लीडर आया, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। वो कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी का हेड था। अब स्टार्ट हुआ रेन ऑफ टेरर। जो भी रिवोल्यूशन करता था या जो भी उसका विरोध करता था, उसके अगेंस्ट होता था, उसे गिलोटिन पर चढ़ा दिया जाता था। ऑलमोस्ट 16,000 लोगों की मौत हुई। उसमें क्लर्जी, नोबल्स, यहाँ तक कि रिवॉल्यूशनरी भी थे। 1794 में रॉबेस्पियर ने खुद गिरफ्तार कर फांसी पर चढ़ा दिया गया। टेरर अब बिल्कुल पूरे तरीके से ख़त्म हो चुका था, लेकिन फ्रांस अब टायर्ड हो चुका था। अब लोगों को चाहिए था शांति, सिस्टम, लीडर। तभी एक बहुत ही ब्रिलियंट सेनापति जिसे हम कहते हैं वो आया। उसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। 1799 में उसने जितने भी टेरर करने वाले लोग थे उसको रिमूव कर दिया और पूरी की पूरी अथॉरिटी अपने हैंड में ले ली। रिवॉल्यूशन ख़त्म हो चुका था। अब स्टार्ट हुआ नेपोलियन का एज। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो इफ़ेक्ट है वो पूरी दुनिया पर हुआ। इसने पूरे वर्ल्ड को चेंज कर दिया। इसने ये प्रूफ कर दिया कि किंग को रिमूव किया जा सकता है और पब्लिक खुद रूलर बन सकती है। इसने इंस्पायर किया यूरोप, हैती, लैटिन अमेरिका के जितने भी रिवॉल्यूशनरी हैं उन सबको। इसने रिपब्लिक, इक्वालिटी, फ्रीडम के बीज बोए, लेकिन यह भी सिखाया कि फ्रीडम बिना बलिदान के नहीं मिलती। तो फ्रेंड्स, ये थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन की स्टोरी। एक किंग का एंड नहीं, बल्कि पब्लिक एज का राइज। एक ऐसी स्टोरी जो आज भी वर्ल्ड में फ्रीडम, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी की एक मिसाल बनकर गूंजती है। तो
ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।